ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के हम लोगों ने कॉस्ट का मतलब समझा एंड अलग अलग टाइप की कॉस्ट देखी। उसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एंड चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग टाइप की कॉस्ट्स देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, हमने समझा था फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्चा हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरिएबल फैक्टर में खर्चा हो रहा है। यानी कि अगर आप एक बिजनेस लेते हो तो एक बिजनेस में किन किन चीज़ों पे खर्चा हो सकता है। लेट्स पुट अ स्मॉलर बिजनेस ताकि हमें समझने में आसानी रहे। से हम लोग समोसे की रेडी लगा लेते हैं, ठीक है। समोसे की रेडी पे मैं रेडी पर खर्चा कर रही हूँ, मतलब मेरा जो भी वो हम कह सकते हैं सेटअप है उस पर खर्चा कर रही हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई लेकर आ रही हूँ, मैं तेल लेकर आ रही हूँ, मैंने एक बंदे को भी काम पे रखा है जो बर्तन वर्तन धो सके, ठीक है। और मैं कुछ बर्तन वर्तन लेकर आई हूँ, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें लेके आई हूँ जिसमें सर्व कर सकूँ मैं। ये सब मैंने क्या कर लिया, खर्चा कर लिया। तो अब ये जो रेडी है या ये जो कढ़ाई है ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड फैक्टर्स हो जाएंगे। ये मैं ऑल ऑफ सडनली इंक्रीज नहीं कर सकती। बाकी जो भी चीज़ें, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो प्लास्टिक वाली चीज़ें हो, चाहे जो मैं रॉ मटेरियल लेके आऊँगी, वो सब चीज़ें क्या होंगी, मेरे लिए वेरिएबल फैक्टर होंगी। तो जो खर्चा मैं वेरिएबल फैक्टर पे कर रही हूँ वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, जो खर्चा मैं फिक्स्ड फैक्टर पे कर रही हूँ वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर मुझे मेरे बिजनेस का पूरा ही खर्चा निकालना हो, मैं वही खाता लेके बैठी हूँ, कितना 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 सब नोट कर लिया मैंने, तो अगर मुझे अपना बिजनेस का टोटल खर्चा निकालना हो तो मैं कैसे निकालूँ। टोटल खर्चा निकालने के लिए मैं अपने जितना भी मैंने फिक्स्ड पे खर्च किया, जितना भी मैंने वेरिएबल फैक्टर पे खर्च किया, उन दोनों को जोड़ दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारी आज की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। कैसे निकलेगी, फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग जोड़ लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे बिजनेस के लिए होगी उसकी टोटल कॉस्ट। बोलोगे इसको बात समझ में आ गई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड अप करके। कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है, कौन सी वेरिएबल की लाइन है, कैसे बनी है अभी समझ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन इस तरीके से क्या बनी है, स्ट्रेट बनी है, लिटी हुई लाइन बनी है। रीजन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बदलेगी नहीं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर आप शॉर्ट रन में बदल नहीं सकते, तो उन पे किया गया खर्चा भी बदला नहीं जा सकता। चाहे प्रोडक्शन 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितना भी आउटपुट आए, आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, 10 ही रहने वाली है, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, अगर मैं प्लास्टिक ज़्यादा लेकर आती हूँ, रॉ मटेरियल ज़्यादा लेकर आती हूँ, तो मेरा आउटपुट भी ज़्यादा होगा। यानी कि मैं ज़्यादा क्यों लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सामान बना के बेचना है, हाँ या ना। तो इनपुट भी मेरा ज़्यादा हो रहा है, वेरिएबल इनपुट, एंड मेरा आउटपुट उसकी वजह से क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। यानी कि जितना मुझे ज़्यादा आउटपुट चाहिए, मुझे अपनी वेरिएबल कॉस्ट उतनी बढ़ानी पड़ेगी, हाँ या ना। इसीलिए हमारा VC का जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है। नाउ द थर्ड लाइन इज हमारे पास टोटल कॉस्ट का लाइन, जो कि समिशन है VC प्लस FC का। नाउ अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 रुपये है, ये 40 रुपये है, तो जब मैं वेरिएबल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट में जाना चाहती हूँ, मैं हमेशा कितना ऐड करने वाली हूँ, 10 ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का 10, फिक्स्ड कॉस्ट का 10, 20 बन गए। वेरिएबल कॉस्ट का 20, फिक्स्ड कॉस्ट का 10, 30 बन गए। वेरिएबल कॉस्ट का 30, फिक्स्ड कॉस्ट का 10, 40 बन गए। बोलोगे इसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अच्छा, इसके लिए एक पॉइंट लिख देंगे हमारी बुक कि जो VC का ग्राफ है एंड जो TC का लाइन है, TC लाइन एंड VC लाइन, ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल किन लाइंस को कहते हैं, ऐसी दो लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती, बिल्कुल बराबर 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 चलती रहती है। इनको ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो यार, इनके बीच का फर्क किस चीज़ का है, हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट का फर्क है। फिक्स्ड कॉस्ट बदलेगी नहीं, मतलब इनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। जो भी फर्क होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, इसीलिए ये क्या बनती हैं, पैरेलल शेप में बनती है। टोटल कॉस्ट समझ में आ गया। अब बात करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि समझ लो आप 25 यूनिट्स बना रहे हो एंड आपका 5,000 रुपये लग गया,
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक यूनिट कितने की पड़ी अपने को, बिजनेस करोगे तो ये चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ, तो उसका जवाब हमें देगी एवरेज कॉस्ट। क्या हमने पूछा है सवाल, क्या हमारा, कि हमारे पास 25,000 रुपए का खर्चा आया है, हक्का बुक्का हमने 25,000 रुपए लगा दिया। यूनिट्स कितने बने हैं? 50 यूनिट्स बने हैं। तो कितने का पड़ा एक यूनिट? अभी बता देती हूं मैं। एक यूनिट पड़ा जी 50 रुपए का। अच्छा, कैसे पता चला? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉस्ट को, जो भी मेरे खर्चा आया उसको मैंने अपने आउटपुट में बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया। जब भी आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से डिवाइड करते हो, आप क्या करते हो? आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर वाले हिस्सों में बांट देते हो। यानी कि अगर मैं लिखूं 1000 डिवाइड बाय 100, तो मैं क्या कर रही हूं? 1000 को 100 बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रही हूं। हर टुकड़ा कितनी वैल्यू का होगा? 10 वैल्यू का। इसी तरीके से जब मैंने 25,000 रुपए खर्चा किया, 50 यूनिट्स में बना पाई, तो हर यूनिट 250 रुपए का बड़ा। बोलो, किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? एवरेज कॉस्ट आपको ही कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखो, इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। जितना भी आउटपुट बना है, 6 यूनिट्स बने, 600 रुपए लग गया, एक यूनिट कितने का बना? 100 रुपए का। वो चीज बताएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे? आउटपुट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, डिवाइड, आ गया आंसर। आउटपुट एक है, 20 रुपए का खर्चा हुआ है, तो एक आउटपुट बनाने में कितना खर्चा? 20 रुपए। आउटपुट 2 है, 28 रुपए का खर्चा हुआ है, 28 रुपीज का खर्चा हुआ है, कितना पड़ा? एक को 2 लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे, 2 आउटपुट में बराबर बराबर बांट देंगे। वो लोग, इसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ये हमें बताती है एवरेज कॉस्ट। नाउ एवरेज कॉस्ट के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। क्या मतलब है? जैसे हमारी टोटल कॉस्ट थी, वो कैसे बनी थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। उसी तरीके से एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे पता लगेगा? अरे जितना भी फिक्स्ड पे खर्चा हुआ है वो बराबर बराबर बांट दो, पता लग जाएगा। कितनी बड़ी बात है, हाँ या ना? किसको बात समझ में? क्या किया हमने? आउटपुट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर बराबर बांट दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो हिलेगा नहीं, तभी तो इसे फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो हम क्या देख रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट पहले कम बट रहा था, फिर और बटने लगा और बटने लगा, इसीलिए कॉस्ट क्या कर रही है? डिमिनिश करती जा रही है, जो हमारी एवरेज कॉस्ट है। क्योंकि पहले 4 यूनिट्स को, जो हमारा मशीन का, एक मशीन है मान लेते हैं, एक मशीन को कोई भी यूज नहीं कर रहा था, फिर एक मशीन को एक बंदा यूज करने लगा तो हमारा आउटपुट 1 आ गया। फिर एक मशीन को 2 बंदे यूज करने लगे, आउटपुट 2 आ गया। फिर एक मशीन को 3 बंदे यूज करने लगे, आउटपुट 3 आ गया। तो अगर हम आउटपुट को सेम चीज के साथ डिवाइड करते जाएंगे, ऐसा आउटपुट जो इंक्रीज कर रहा है, तो कॉस्ट तो डिवाइड होगा ही ना सब में। पहले 4 बट रहा था, 4 रुपए बट रहे थे एक बंदे में, अब 4 रुपए बट रहे हैं 4 बंदों में, तो कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पहले अगर 400 रुपए में खर्चा कर रही थी तो सारा मैं बियर कर रही थी, अब 400 रुपए खर्चा कर रही हूँ तो मैं और मेरा पार्टनर बियर कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले 400 रुपए खर्चा हो रहा था, एक चीज बन रही थी, अब 400 रुपए खर्चा हो रहा है, 4 चीजें बन रही हैं, तो बटेगा कि नहीं बटेगा? सब में बराबर बराबर, हाँ या ना? तो हमारा ये क्या बन जाता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि डिमिनिशिंग रेट पर है, इसीलिए ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, हाँ या ना? इतनी बात समझ आ गई? इसको नाम क्या दिया जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान दो, अगर हम क्या करें, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दे हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, से हमारा ये आउटपुट है और ये हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है? यहीं पे मल्टीप्लाई करूं मैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आंसर आया? 4। फिर से 1.3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आंसर आ जाएगा? 4। फिर 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, कितना आंसर आ जाएगा? 4। यानी कि जब आप आउटपुट को एवरेज कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा आपका आंसर कितना आएगा?
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे हम क्या लोकेट कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे हम लोग क्या लोकेट कर रहे हैं, आउटपुट। तो यानी कि जब आप इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा आपको एक कांस्टेंट आंसर मिलेगा। इसीलिए इस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है, क्योंकि हमेशा हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ये था हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर जो भी खर्चा हो रहा है आउटपुट से रिलेट करके उसको देखेंगे कि एक आउटपुट पे कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एंड वेरिएबल कॉस्ट कुछ ना कुछ है जो कि नहीं होनी चाहिए। ये वेरिएबल कॉस्ट 0 होनी चाहिए, यहाँ पे डाटा की मिस्टेक है। रीज़न समझो इसका, रीज़न इसका ये है कि अगर कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आप वेरिएबल कॉस्ट पे खर्चा करोगे ही नहीं ना। अगर मैंने समोसे की रेडी पर काम नहीं किया तो मेरा जो बंदा है, जो मैंने रखा हुआ है जिसे, वो काम पर नहीं आएगा ना, उसको मैं सैलरी प्रोवाइड नहीं करूँगी ना। लेकिन कढ़ाई पे जो खर्चा हो चुका है वो तो हो ही चुका है। तो 0 आउटपुट पे कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कुछ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इस पॉइंट को भी यहाँ पर हम लोग मिस करते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से स्टडी करना कि अगर एक आउटपुट है तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 10। 2 आउटपुट है तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 18। यानी कि एक बंदे के सिर कितना पैसा बढ़ रहा है, 10, 2 के 18। ये बंदे नहीं है, आउटपुट इज लाइक कि आपने कितना प्रोडक्शन किया हुआ है। जब मैं बोल रही हूँ बंदे, एज इन मैं बात कर रही हूँ कि कि अगर एक आउटपुट बना है तो हमें 10 रुपए का पड़ रहा है। अगर 2 कार्टन बने हैं हमारे पास तो हर कार्टन की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी भी 9, इसकी भी 9, क्योंकि हमें खर्चा कितना पड़ रहा है, 18 रुपए पड़ रहा है। 3 बने हैं तो 24 रुपए पड़ रहा है, 4 बने हैं तो 36 रुपए। यानी कि 4 में मैं 36 को बराबर बराबर बांट दूंगी, कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है, क्या हो गया, चलो बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा इसके ग्राफ को देखते हैं, बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ हम देख रहे हैं, पहले तो क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहा है। यानी कि जैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट नीचे जा रही थी, ज़्यादा 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 डिवाइड होती जा रही थी, वैसे ही हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। पर ये फिर ऊपर आ रहा है, यानी कि हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज कर रही है। हमें 1 यूनिट पे पहले खर्चा पड़ रहा था 10 रुपये, फिर पड़ने लग गया 1 यूनिट पे 9 रुपये, गुड। फिर पड़ने लग गया 8 रुपये, वेरी गुड। फिर पड़ने लग गया 9 रुपये, अरे खर्चा बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो हम लास्ट चैप्टर में समझ के आए हैं, जो कि हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो, पहले तो आपका रिटर्न बढ़ता है। रिटर्न बढ़ता है इसलिए क्योंकि आप अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने की वजह से। लेकिन अगर आप और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ तो आपका फिक्स्ड फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो जाता है एंड इसीलिए आपके रिटर्न्स गिरने लगते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से। ये पीस ऑफ लैंड है, इस पे पहले मैंने सिर्फ एक बंदा एम्प्लॉय किया था जो कि सारा दिन मेहनत करके सिर्फ इतने लैंड में फसल को बो पाता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने फिक्स्ड फैक्टर को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने एक और बंदा डाला। ये दोनों जन मिलके इतना लैंड कर लेते थे कवर। अगर ये ज़्यादा लैंड कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरे रिटर्न्स भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मैं ज़्यादा कमा पाऊंगी, हाँ या ना। मेरा आउटपुट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे आउटपुट्स भी बढ़ रहे हैं, मैंने एक और बंदा डाल दिया। इन लोगों ने मिलके ये सारा लैंड अच्छे से क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ यार बंदे ऐड करने की वजह से मेरे रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, तो मैंने चौथा बंदा भी ऐड कर लिया। अब होगा क्या, चौथे बंदे के लिए कोई एडिशनल स्पेस तो था नहीं, कोई नई ज़मीन तो थी नहीं, वो इसी ज़मीन पे एडजस्ट होगा। यानी कि पहले वाले बंदे, दूसरे वाले बंदे, तीसरे वाले बंदे जो पूरा लैंड करते थे, अब वो सिर्फ इतना एरिया ही करेंगे, ये वाला एरिया ये चौथा पर्सन करेगा। यानी कि रिटर्न तो मेरा उतना ही रहा,
लेकिन मेरी कॉस्ट बढ़ गई। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? मैं 3 लोगों को पहले मैं एक बंदे को पे कर रही थी, मेरा जो रिटर्न आ रहा था वो कम था, कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। 2 बंदों को करने लगी, मेरा रिटर्न बेटर हुआ, मेरी कॉस्ट घट गई, 2 बंदों में बट गई मेरी कॉस्ट। 3 बंदे को एम्प्लॉय किया, मेरा रिटर्न और बढ़ गया, मेरी कॉस्ट और डिवाइड हो गई तीनों में, मेरे को और प्रॉफिट देखने लगा, मेरी एवरेज क्या हो गई, कम होने लगी कॉस्ट, विच इज़ वेरी गुड। चौथा बंदा जब मैंने ऐड किया ना, तो उसके लिए जगह तो थी नहीं, रिटर्न्स मेरे क्या कर गए, डिमिनिश कर गए वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने की वजह से, एंड मेरा एवरेज कॉस्ट फिर से इंक्रीज कर गया। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये सारा रीज़न हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझाता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। वो हमें बताता है कि किस तरीके से पहले हमारे रिटर्न्स बढ़ते हैं, पर देन वो एक पॉइंट पे आके गिरने लगते हैं, बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है एंड हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही बदल रहे हैं। इसी वजह से मेरी वेरिएबल एवरेज कॉस्ट पहले तो क्या करती है, डिमिनिश करती है, क्योंकि मैं अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ चीज़ों को। उसके बाद वो फिर से राइज करने लग जाती है, क्योंकि मैं चीज़ों को ओवर यूटिलाइज कर रही हूँ। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ या ना? अच्छा, अगर हम इन दोनों एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को साथ में ले आएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। हाँ या ना? इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि एक डिमिनिशिंग ग्राफ बन रहा है। हाँ या ना? देन हमारे पास आ जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो स्टार्टिंग में क्या कर रही है, डिमिनिश कर रही है, बट देन क्या करती है, बढ़ने लगती है। इन दोनों को जब हम साथ में जोड़ देते हैं, तब हमारे पास आ जाती है हमारी एवरेज कॉस्ट। कैसे? जैसे इसका एक पॉइंट है से 10, इसका एक पॉइंट है से 5, ये बनेगा 15 के ऊपर। इसका एक पॉइंट है से 8, इसका एक पॉइंट है से 6, इन दोनों को प्लस करके ये बनेगा 14। से इसका एक पॉइंट है 6, इसका एक पॉइंट है 10, ये बनेगा हमारा 16। ठीक है, वो थोड़ा ग्राफ में एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब समझ लो बात। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है ए सी का। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है वर्टिकल समिशन ऑफ एवीसी एंड एएफसी। यानी कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एवरेज इसको जोड़ दिया, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ गई। वर्टिकल समिशन, ये वर्टिकल 15 10 जुड़ा और हमारे पास 5 और 10 जुड़ा और हमारे पास 15 पे पहुंच गए। बोलोगे इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ या ना? नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट आज के लेक्चर का लास्ट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मार्जिन हमेशा की तरह सेम ही चीज़ बताएगा कि जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आ रहे हो तो कितना बदलाव आया है टोटल वैल्यूज़ में। यानी कि आउटपुट पहले 0 था, तब आपकी ये टोटल कॉस्ट थी। आउटपुट फिर बढ़कर 1 हो गया, तो आपकी ये कॉस्ट आ गई। कितना टोटल कॉस्ट में चेंज आया, उस वैल्यू को हमें बताएगा मार्जिनल कॉस्ट। हाँ या ना? ये तो सिंपल ही है, ये हमें पता ही है। मार्जिनल कॉस्ट भी कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, पहले तो मार्जिनल कॉस्ट डिमिनिश करेगा, फिर मार्जिनल कॉस्ट राइज करने लग जाएगा। इसका भी रीज़न सेम ही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो आप पिछले चैप्टर की वीडियोस में जाके देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमें दिख गया मार्जिनल कॉस्ट का सेम ही है लॉ, इसीलिए वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। बट इसका यू शेप का रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। चलो जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, इनको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट को वैसे तो हम कैसे लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, हाँ या ना? TCN -1 का मतलब क्या है कि समझ लो मैं 8th टोटल कॉस्ट से 7th टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगी, तो मुझे उस स्टेप की क्या मिल जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। यानी कि एक टोटल कॉस्ट और उससे प्रिसीडिंग टोटल कॉस्ट, जब मैं इनमें माइनस करती हूँ तो मैं चेंज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। हाँ या ना? ठीक है। सेकंड हमें क्या बोला हुआ है कि आप ऐसे भी कर सकते हो,
कि टोटल कॉस्ट में चेंज कितना है डिवाइड बाय क्वांटिटी। अभी भी हम ये सब, जैसे हम अगर पीछे चले यहाँ पे देखें तो आप कर सकते हो 20 डिवाइड बाय 1, गलत हो गया? नहीं, हमें टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड नहीं करना है, हमें डिवाइड करना है चेंज कितना है टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी में कितना चेंज आया है उससे। यानी कि 10 में कितना चेंज आया, जंप कितने का है 10 का, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1 का, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10 ही आ गया। वो लोग इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? हाँ है ना। देन हमारा चेंज कितने का है 4 का, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1 का, आंसर कितना आ गया 4। अब आपको लग सकता है कि यहाँ पे फिर हम सीधा चेंज ही देख लेंगे, हमें क्वांटिटी देखने की जरूरत ही क्या है। बात समझो, अभी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है सिर्फ 1 का ही है। लेकिन अगर इनके बीच में डिफरेंट 5 का हो कि पहले 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, फिर 10 हो रही है, फिर 15 हो रही है, फिर 20 हो रही है, तो आप TCN -1 नहीं कर पाओगे ना। यानी कि आपको ये यूज करने के लिए 5th TC चाहिए और 6th TC चाहिए। अगर वो नहीं होगा, अगर आपको बोला है कि 10 से जंप मारा है 15 पे क्वांटिटी ने और टोटल कॉस्ट का भी कुछ ना कुछ आपको जंप गिवन है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। आपको जो भी चेंज का अफेक्ट है वो क्वांटिटी में बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना। अभी एग्जाम्पल लेके और क्लियर कर लेते हैं इस बात को। देखो क्या हमने बात की कि अभी हमें क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट कैसे दी हुई है, 1 2 3, टोटल कॉस्ट 10 20 24। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये चीज यूज कर लेते हैं। कैसे? कितना आया डिफरेंस 10 का, कितना आया डिफरेंस 4 का। लेकिन अगर हमें क्वांटिटी इस तरीके से गिवन हो 5 10 20, तो आप इसको यूज कैसे करोगे? आप कैसे करोगे कि 5th क्वांटिटी और 6th क्वांटिटी, क्योंकि ये तो आपको यही बोलेगा ना, TC ऑफ 5th टर्म, TC ऑफ 4th टर्म, TC ऑफ 6th टर्म, TC ऑफ 5th टर्म। कैसे फाइंड आउट करोगे? 6th टर्म ही नहीं दी हुई। हाँ बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है? आउटपुट ही नहीं दिया हुआ हमें, 1 1 1 के डिफरेंस है। फिर आप ये नहीं यूज कर पाओगे। फिर आप क्या यूज करोगे? आप देखोगे अच्छा क्वांटिटी में कितना जंप आया, 5 का जंप आया, ठीक है, क्वांटिटी में चेंज है 5 यूनिट्स का, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है 10 का, तो कितना आ गया मेरा आंसर? मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ गई 2। यानी कि जो 5 यूनिट्स, हर यूनिट में कितना डिफरेंस आया, 2 2 का जंप आया हर में। वो लोग इसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना। कुछ क्लियर हो रही है हमें बातें कि क्यों हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? हाँ या ना। चलते हैं और क्या लिखा हुआ है, MC इज VC ओनली बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहना चाहते हैं? VC क्या है हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। हमारी बुक कह रही है कि जो आप MC की वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना, वो VC की तो वैल्यू है, क्योंकि एंड ऑफ द डे चेंज तो हमेशा VC में ही आ रहा है ना, फिक्स तो सेम ही है। देखो लिख के देखते हैं, हमें तो डाउट आ रहा है इसमें, क्या मतलब है ये बात कहने का। देखो टोटल कॉस्ट हम मान लेते हैं, पहले थी 10 फिर हो गई 20। ये टोटल कॉस्ट बनी कैसे? वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया समझ लो, हम इसको बढ़ा लेंगे कोई बात नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट समझ लो 10 10 है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 10 + 10 20, 20 + 10 30। अब मैं बोल रही हूँ भाई मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करो। आप कहोगे अच्छा 20 पे खड़े थे 30 पे आ गए, कितना चेंज आया? 10 का चेंज आया जी। मार्जिनल कॉस्ट 10 है, अगर मैं आपको ये कॉलम ना देती, इसमें कितना चेंज है? हाँ यार ये तो सही बोला हुआ है उन्होंने कि जो MC है वो VC की तो वैल्यू है। क्यों बोल रहे हैं ये बात हमें? क्योंकि जो भी चेंज हमारी टोटल कॉस्ट में आता है ना, वो उसी वजह से आता है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है, कि फिक्स्ड कॉस्ट में तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं। बोलोगे इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ या ना। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा हो गया। चलो MC का टोटल TVC के इक्वल भी होगा। इसका रीज़न भी हमारे पास क्या है, ये जो हमने भी प्रूफ किया यही रीज़न है कि जो आप जितने भी MC के चेंजेस को टोटल कर लोगे, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। बोलोगे इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ या ना। शेप का रीजंस हमने समझे कि क्यों हमारे जो
AVC ग्राफ्स हैं या MC ग्राफ्स हैं, ये U शेप में बन रहे हैं, हाँ है ना। अच्छा, आप एक सवाल पूछ सकते थे कि टोटल कॉस्ट जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने फिक्स्ड और वेरिएबल की बात की, जब हम एवरेज कॉस्ट पढ़ रहे थे तब भी फिक्स्ड और वेरिएबल की बात की, मार्जिनल कॉस्ट में हमने फिक्स्ड और वेरिएबल की बात नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट की तरह काम करेगी, फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई मार्जिनल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि 10 10 10 10 चेंज आएगा ही नहीं। एंड उसके बारे में, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने बात कर ली। बोलोगे इसको बात समझ में? होपफुली आज हमें कुछ और चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग सम अप करेंगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे जितनी भी कॉस्ट हमने पढ़ ली है सबके बीच में। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।